हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 75 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और इन 50 प्रश्नों का संकलन जो है वह उत्तराखंड परीक्षावाणी किताब से किया गया है। और दोस्तों हमारी यह सीरीज पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक 74 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए चलते हैं। लेकिन आज का जो ये पार्ट है दोस्तों, पार्ट 75, जिसमें हमारे 50 प्रश्न रहेंगे जो कि परीक्षावाणी से हैं और बेसिक से क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न हैं। तो इनको हम वन लाइनर के तौर पर ही पढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा और आप लोग भी इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि आप 50 में से कितने नंबर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन हैं और आप सभी लोगों को इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट्स का बैच भी चल रहा है एप्लीकेशन पे। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन में एंटर करने के बाद में वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और प्रैक्टिस सेट्स का मंथली बैच भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा जिला व उसकी स्थापना सुमेलित नहीं है? नैनीताल 1891, उधम सिंह नगर 1996, रुद्रप्रयाग 1997 और पौड़ी गढ़वाल 1840। तो आपको बताना है कि कौन सा उसकी स्थापना के क्रम में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से सुमेलित नहीं होगा हमारा कौन सा? उधम सिंह नगर जनपद, क्योंकि उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1995 में उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना हुई थी। जबकि नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में हुई थी। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। और पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना दोस्तों हमारी 1839 में हुई थी। तो आप पौड़ी को भी यहाँ पे 1839 कर लीजिएगा। परीक्षावाणी में दोस्तों इसका ऑप्शन 1840 दिया गया है, लेकिन यूके ट्रिपल एस सी पौड़ी जनपद की स्थापना 1839 मानता है। तो आपको भी 1839 ही चलते हुए चलना है। और आप लोग भी इन प्रश्नों का खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज आपको याद रखनी है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। और टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी कब? टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी 1949 को, 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। और हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ये कुछ जनपद और उनके स्थापना क्रम के संदर्भ में आपको दोस्तों याद रखना है और महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तहसील व उनका जिले के संबंध में सुमेलित नहीं है? लाल कुआं नैनीताल में, बालगंगा टिहरी में, कुशिया कटौली बागेश्वर में या फिर देवलथल तहसील पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, लाल कुआं जो तहसील है वो नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। बालगंगा तहसील टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही है। देवलथल तहसील पिथौरागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। और कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कुशिया कटौली जो है ये बागेश्वर में स्थित ना होकर कहाँ पे है ये तहसील दोस्तों? ये भी हमारी नैनीताल जनपद में ही स्थित है, कुशिया कटौली तहसील, ठीक है। अब यहीं से आपको एक और प्रश्न याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसीलें कौन से जनपद पर स्थित है, कौन से जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों हमारी सर्वाधिक 13 तहसीलें स्थित हैं, ठीक है। और सबसे कम तहसीलें कौन से जनपद में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, इन दो जनपदों में दोस्तों 4-4 तहसीलें स्थित हैं। उत्तराखंड में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? 110। कुल विकासखंड कितने हैं दोस्तों? 95। उप तहसील कितनी है? 18। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। नगर निगम कितने हैं? 8। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 10 अगस्त 2000, 1 अगस्त 2000, 28 जुलाई 2000 या फिर 28 अगस्त 2000? तो उत्तराखंड राज्य विधेयक या फिर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक, यह राज्यसभा में दोस्तों 10 अगस्त सन 2000 को पास हुआ था। लोकसभा में कब पास हुआ था? लोकसभा में हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को। और राष्ट्रपति के द्वारा कब पास किया गया था? 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति कौन थे इस टाइम पे? KR नारायणन जी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में कब पारित हुआ था दोस्तों? 10 अगस्त सन 2000 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिला पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए दोस्तों आपको पता ही है कि जो हमारा बलवंत राय मेहता समिति थी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है पूरे भारत में। उत्तराखंड में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो जिला पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है पूछा गया यहाँ पे? तो DDO, BDO, VDO या DPRO? तो DPRO दोस्तों हमारा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है, DPRO या फिर DDO।
डीडीओ यानी कि मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य पंचायती राज अधिकारी, ये दोनों ही दोस्तों हमारे जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अब यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों कि ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में। तो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में दोस्तों क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि खंड विकास अधिकारी कार्य करता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। और ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, वो होता है वीपीडीओ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, चंपावत या फिर पिथौरागढ़। तो सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है दोस्तों हमारा हरिद्वार जनपद। और सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला होगा। तो ये बेसिक से फैक्ट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक यानी कि सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला हरिद्वार है, और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कहाँ पे होंगे, हमारी पौड़ी में। सबसे ज़्यादा गाँवों की संख्या भी दोस्तों हमारे कहाँ है, ग्राम कहाँ पे स्थित है, सबसे ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल में ही सबसे ज़्यादा ग्राम भी स्थित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में उपनगर प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रीति से, प्रत्यक्ष रीति से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में उप प्रमुख का चुनाव दोस्तों हमारा अप्रत्यक्ष रीति से होता है। कौन सी रीति से होता है, अप्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है। और नगर पंचायत के अंतर्गत हमारा क्या होता है, नगर उप प्रमुख आते हैं, ठीक है। नगर निगमों की संख्या कितनी है भारत में नहीं, उत्तराखंड में नगर निगम दोस्तों कितने हैं हमारे, 8 हैं, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं, ये भी आपको नोट करना है। 2 नगर निगम हमारे हाल ही में नए बने हैं, कौन से, ऋषिकेश और कोटद्वार। इसी के साथ साथ देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की में भी हमारी नगर निगम स्थित हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से बेसिक से दोस्तों याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सेवा का अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सेवा का अधिकार आयोग का गठन हमारा दोस्तों 2013 में हुआ था। कब, 2013 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों कौन, विजेंद्र जैन जी। कौन, विजेंद्र जैन जी। और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बार मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले समझा चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र को किस काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था। तो गढ़वाल क्षेत्र को दोस्तों आपको बताइए, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड के नाम से भी जाना जाता था स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण के मानसखंड और केदारखंड में, मानसखंड को कहा गया कुमाऊं और केदारखंड को कहा गया गढ़वाल। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र को किस काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था, महाभारत काल में, वैदिक काल में, पुराणों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत काल में दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था, किसमें, महाभारत काल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर किसके अधिपत्य को प्रमाणित करता है, कुषाणों के, शकों के, यक्षों के या फिर मौखरियों के। तो अल्मोड़ा का जो हमारा सूर्य मंदिर है दोस्तों वह शकों के अधिपत्य को प्रमाणित करता है, किसके, शकों के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी चंद राजाओं की राजधानी थी। तो मतलब चंद राजाओं की राजधानी कौन सी थी, राजमुंगा, पाली पछाऊ, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंद राजवंश की राजधानी दोस्तों हमारा राजमुंगा भी थी। राजमुंगा कहाँ पड़ता है, राजमुंगा चंपावत में पड़ता है। पाली पछाऊ क्षेत्र जो कि चौखुटिया के आसपास वाला क्षेत्र है, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, ये भी इनकी शीतकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ इनकी राजधानी दोस्तों हमारी अल्मोड़ा में भी स्थित थी। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल का किला भी इनकी राजधानी रही थी, ठीक है। फोर्ट मोइरा किला के नाम से भी उसे बाद में जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ चंदू की शीतकालीन राजधानी में थी दोस्तों बाजपुर में, रुद्रपुर में, गदरपुर में इनकी शीतकालीन और काशीपुर में इनकी शीतकालीन राजधानियां भी स्थित थी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। और चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, ये थी चंपावत में, राजमुंगा किले में। और चंद राजवंश के उसके बाद की राजधानी कहाँ बनी दोस्तों, बनी थी अल्मोड़ा में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित किया था। मतलब किस वर्ष गढ़वाल नरेश की मांग पर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना को भेजकर उन्हें पराजित किया था, 1816, 1815, 1814 या फिर 1812। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर सबसे पहले कब भेजी थी, 1814 में भेजी थी। तो हमें 1814 ही याद रखना है। इसीलिए यहाँ से हमारे 2 प्रश्न भी बनते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आगमन कब होता है, 1814 में। और उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो वो होती है 1815 में, जब वो यहाँ से गोरखों को भगा देते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने ये फैक्ट्स भी हमारे पढ़े हुए होंगे, ठीक है। संगौली की संधि होती है, उसके बाद में गोरखे यहाँ से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हो जाता है। कुमाऊं का पूरा क्षेत्र उनके अधीन आ जाता है और गढ़वाल में भी ब्रिटिश गढ़वाल वाला क्षेत्र उनके अधीन होता है और एक अलग से रियासत, टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को दे दी जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल्स में बता चुका हूँ, ठीक है।
और यही जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इन्हें लॉर्ड मोइरा के नाम से भी जाना था, लॉर्ड मोइरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इसी कारण जो हमारा फोर्ट मोइरा किला है दोस्तों, वो हमारा कहाँ स्थित है, या हाँ, फोर्ट मोइरा किला कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और फोर्ट मोइरा किले को ही प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो इसे प्राचीन समय में दोस्तों लाल मंडी के किले के नाम से भी जाना जाता था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेपाल सरकार ने संगौली की संधि कब स्वीकार की, मार्च 1816, फरवरी 1816, मार्च 1815 या फिर फरवरी 1815। तो नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को स्वीकार किया दोस्तों कब, मार्च 1816 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि संगौली की संधि कब हुई थी, 28 नवंबर 1815 को दोस्तों संगौली की संधि हुई थी। कहां पर हुई थी, संगौली नामक स्थान पे हुई थी। और ये संगौली नामक स्थान कहां पड़ता है दोस्तों, बिहार के चंपारण जिले में यह हमारा स्थान पड़ता है। इसी कारण दोस्तों यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया है कि संगौली की संधि जो कि गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के मध्य में हुई थी, यह कौन से स्थान, यह संगौली में हुई थी, तो ये संगौली स्थान कहां पड़ता है, तो बिहार इसका आंसर था। और बिहार के चंपारण जिले में हमारा ये स्थान पड़ता है। याद रखना दोस्तों किस किस के मध्य में हुई थी, गोरखाओं के बीच में और अंग्रेजों के मध्य में, ठीक है। और गोरखाओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे, अमर सिंह थापा जी इसमें कर रहे थे, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इससे पहले हमारा आप लोगों ने सुना होगा कि 27 अप्रैल 1815 को भी एक लाल मंडी की संधि होती है, ठीक है। उससे पहले कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर के मध्य में वो लोग आक्रमण करते हैं, ऑक्टर लोनी भी एक साइड से आक्रमण करता है। ये सारे जो हमने गोरखा राजवंश पढ़ा हुआ है उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। गोरखों का कुमाऊं में आक्रमण 1790 में होता है पहला, ठीक है। 1790 से 1815 तक वो कुमाऊं पे शासन करते हैं। गढ़वाल में पहला आक्रमण 1791 में होता है, फिर गढ़वाल में दूसरा आक्रमण 1803 में होता है। 1804 में गोरखा जो हैं गढ़वाल को जीत जाते हैं, प्रद्युम्न शाह को हरा देते हैं। खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद में प्रद्युम्न शाह हार जाता है। फिर खुड़बुड़ा के युद्ध से लेकर 1804 से लेकर 14 में 1804 से लेकर के 1815 तक गढ़वाल में भी गोरखे शासन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो हमने एक बेसिकली समरी आप लोगों को याद आ गई होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, हरगोविंद पंत, बद्रीनाथ पांडे जी, विक्टर मोहन जोशी जी या गोविंद वल्लभ पंत जी। तो 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। और ये हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों, अल्मोड़ा में हुई थी। अगला, गोविंद वल्लभ पंत जी ने दोस्तों प्रेम सभा की स्थापना भी की थी। और प्रेम सभा की स्थापना कब की इन्होंने, 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की। और कहाँ करी दोस्तों, काशीपुर में करी। तो ये दोनों चीज़ें कभी कभी कंफ्यूज करती हैं, तो दोनों मैंने आपको एक साथ भी बता दी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से कौन व्यक्ति शामिल नहीं था। तो उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे, आप लोगों को बताया। ये 3 व्यक्ति कौन कौन थे, ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरवदत्त झुलिया जी और गोरखवीर खड़ग बहादुर सिंह जी। ये 3 के 3 व्यक्ति शामिल थे 1903 में गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान। 78 में से जो 3 अनुयायी थे ये हमारे उत्तराखंड से, सॉरी गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड का कौन व्यक्ति शामिल नहीं था। तो दोस्तों भैरवदत्त धुलिया जी हमारे शामिल नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ज्योतिराम कांडपाल जी शामिल थे और गोरखवीर खड़ग बहादुर सिंह जी भी शामिल थे, ठीक है। इसी के साथ साथ भैरवदत्त जोशी जी शामिल थे, धुलिया था ये ना, भैरवदत्त जोशी। तीसरे व्यक्ति कौन थे, भैरवदत्त जोशी जी थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है भैरवदत्त धुलिया और भैरवदत्त जोशी में। तो भैरवदत्त जोशी तीसरे थे, धुलिया नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भैरवदत्त धुलिया हमारे शामिल नहीं है। और ये पॉइंट आपको बेसिक से याद रखने हैं कि साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 78 सत्याग्रहियों में से 3 सत्याग्रही कहाँ के थे, हमारे उत्तराखंड के थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि गंगाराम व खीमादेव नामक 2 सगे भाई किस कांड से संबंधित हैं। तो गंगाराम व खीमादेव नामक 2 जो हमारे सगे भाई हैं दोस्तों, यह सल्ट कांड से संबंधित हैं। कहाँ से, सल्ट कांड से। और सल्ट कांड में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। सल्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, ठीक है। कुमाऊं का बारदौली भी सल्ट को ही कहा जाता है। और गढ़वाल का बारदौली किसे कहा जाता है दोस्तों, गुजड़ू क्षेत्र जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, गुजड़ू, उसे गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदौली किसको कहा जाता है, सल्ट को कहा जाता है, ठीक है। और सल्ट में एक खुमार नामक स्थान है दोस्तों, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। और जब 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में मतलब सल्ट की क्रांति हुई थी, इसी दौरान गंगादेव राम और खीमादेव नामक ये 2 सगे भाई शहीद हो गए थे। और इसी के साथ में दोस्तों चूड़ामणि और बहादुर सिंह जी भी इसी सल्ट की क्रांति के दौरान में शहीद हो गए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह सल्ट क्रांति हमारी हुई थी 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सल्ट नामक स्थान पे, जिसे कुमाऊं का बारदौली नामक स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस वर्ष से दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, 1903, 1931, 1906 या फिर 1911। तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों हमारा कब, 1911 में किया गया था। कब किया गया था, 1911 में दोस्तों किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं
1972 उत्तरांचल परिषद का गठन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में या फिर देहरादून में? तो 1972 में दोस्तों उत्तरांचल परिषद का गठन हमारा नैनीताल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नैनीताल में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मदन मोहन ममगई, बलबीर सिंह नेगी और राय सिंह बंगारी आदि का संबंध किस कांड से है? तो मदन मोहन ममगई, बलबीर सिंह नेगी, राय सिंह बंगारी का संबंध है दोस्तों हमारा किससे? मसूरी कांड से इन तीनों का संबंध है। तो किस कांड से इनका संबंध है दोस्तों? मसूरी कांड से इनका संबंध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और ये मसूरी कांड कब हुआ था, खटीमा कांड कब हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था, ये सभी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको मसूरी कांड कब हुआ था। 2 सितंबर 1994 को हमारा मसूरी कांड हुआ था। खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को दोस्तों हमारा खटीमा कांड हुआ था। ठीक है, इसी के साथ साथ में श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? मुजफ्फरनगर कांड ये हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को। तो ये सभी कांड बेसिक से हैं, इसमें कौन कौन शहीद हुए, क्या क्या है। अगर एग्जामिनर दोस्तों यहाँ से प्रश्न, कोई नया प्रश्न ढूंढने की ओर को जाता है और आपको कंफ्यूज करने की ओर को सोचता है, तो वो यहाँ से प्रश्न बना सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 2 देशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? मतलब ऐसा जिला, उत्तराखंड का ऐसा जिला जो जिसकी सीमा 2 देशों के साथ में लगती है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत या फिर उधमसिंह नगर। तो पिथौरागढ़ जनपद दोस्तों जिसकी सीमा 2 देशों के साथ में लगती है, एक है चीन के साथ में या तिब्बत के साथ में, और दूसरा दोस्तों हमारे किसके? नेपाल के साथ में। और उत्तराखंड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है? हमारा पिथौरागढ़ ही है। अब यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों कि 2 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा दोस्तों देहरादून जनपद, जो कि उत्तरकाशी और उत्तर प्रदेश, उत्तरकाशी नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। देहरादून 2 जिलों के साथ, 2 राज्यों के साथ में स्पर्श करता है, और पिथौरागढ़ जनपद जो हमारा है वह 2 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि राज्य में शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर, 700 से 1200 मीटर और 1200 से 4500 मीटर। तो देखिए दोस्तों चौड़ाई पूछा गया है, ऊंचाई नहीं पूछा गया। तो चौड़ाई है दोस्तों कितनी? 10 से 20 किलोमीटर एवरेज है। ठीक है, और अगर ऊंचाई पूछी जाती तो ऊंचाई थी दोस्तों कितनी? 750 से 1200 मीटर, या फिर कहीं कहीं आपको 700 से 1200 मीटर भी देखने को मिलेगा। तो दोनों याद रखना है दोस्तों। शिवालिक क्षेत्र के रूप में मैनाक पर्वत श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने क्षेत्रों में है? हिमालय का पात किसे कहा जाता है? हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? ये सारे प्रश्न हमारे शिवालिक पर्वत श्रेणी से बनते हैं। तो शिवालिक श्रेणी क्या है? इसे हिमालय का पात कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड में इसी क्षेत्र में होती है। इसका विस्तार उत्तराखंड के 7 जनपदों में पाया जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर के आसपास में, ऊंचाई 700 से 1200 या 750 से 1200 मीटर के बीच बीच में। हिमालय का सबसे नवीन भाग इसे कहा जाता है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन, और मैनाक पर्वत से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे शिवालिक क्षेत्र से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवाश्मों की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस श्रेणी के पर्वत कैम्बियन और पालियोजोइक चट्टानों से बने हैं? ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया किस श्रेणी के पर्वत कैम्बियन और पालियोइक चट्टानों से निर्मित हैं? तो ये होंगे दोस्तों लघु हिमालय के पर्वत। किसके? लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालयी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड के दोस्तों लगभग 9 जनपदों में, लगभग 9 जनपदों में इसका विस्तार पाया जाता है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक विस्तार कौन से हिमालय का है? लघु हिमालय का ही है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी इसके बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन सी रेखा द्वारा ये अलग होते हैं, कौन कौन सी रेखाओं के द्वारा हिमालय अलग होते हैं। ये कुछ बेसिक से फैक्ट होते हैं, कहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं, किस हिमालय की क्या विशेषता है, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से उद्गमित होती है, कौन कौन से पर्यटक स्थल कौन से हिमालय में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम 50 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, तो जल्दी जल्दी ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई कितनी है? 7434 मीटर, 7817 मीटर, 7756 मीटर, 7272 मीटर। अब देखिए दोस्तों नंदा देवी की भी 2 पर्वत चोटियां हैं, एक है नंदा देवी पूर्वी और दूसरी है नंदा देवी पश्चिमी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है नंदा देवी पश्चिमी। कौन सी है दोस्तों? नंदा देवी पश्चिमी है, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। ठीक है, और पूछा क्या गया है? नंदा देवी पूर्वी पूछा गया दोस्तों। तो नंदा देवी पूर्वी जो है उत्तराखंड की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7434 मीटर। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी 7817 मीटर। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कामेट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। और उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई है 7434 मीटर। और वही प्रश्न पूछा था आपसे कि कुमाऊं का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है दोस्तों पंचाचूली। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सीतापुर किस नदी के तट पर स्थित है। सीतापुर नामक स्थान उत्तराखंड में किस नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना या मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी के तट पर हमारा क्या है, सीतापुर स्थित है। तो कौन नदियों के तट पर स्थित शहर भी दोस्तों कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और अगर हम मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं आपको इससे पहले पोस्टमार्टम क्लासेज में इस प्रकार के प्रश्नों को करा चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो रुद्रप्रयाग जनपद के केदारनाथ नामक स्थान से या केदारनाथ हिमानी से हमारा क्या होता है, मंदाकिनी नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है। और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है फिर कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मापांक, गनघर, मवानी आदि नामक स्थान किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये सभी स्थान दोस्तों हमारी गौरी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे, गौरी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और गौरी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पिथौरागढ़ जनपद के मिलम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और ये जौलजीबी में काली नदी से मिल जाती है। काली गंगा और गौरी गंगा के संगम स्थल के रूप में जौलजीबी जाना जाता है, और जौलजीबी में ही दोस्तों हमारी जौलजीबी मेले का आयोजन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ताल चमोली में स्थित नहीं है। सूखा ताल, सूप ताल, नेत्र झील ताल या फिर बेनी ताल। तो देखिए सूखा ताल, सूप ताल, नेत्र झील ताल, बेनी ताल में से कौन सा ताल चमोली में स्थित नहीं है। तो इसमें से दोस्तों हमारा सूखा ताल चमोली में स्थित नहीं है। सूखा ताल कहाँ पे स्थित, नैनीताल जनपद में स्थित है। सूप ताल, नेत्र झील, बेनी ताल, ये दुग्ध ताल, ये हमारी सभी कहाँ हैं, चमोली में स्थित। रूपकुंड, होमकुंड, रहस्यमयी ताल या मिस्ट्री लेक, ठीक है, हेमकुंड, ये सभी, लक्ष्मण ताल, ये हमारे सभी कहाँ हैं, चमोली में स्थित है। सतोपन ताल, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों हमारा कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और टिहरी गढ़वाल के साथ साथ दोस्तों रुद्रप्रयाग के साथ में भी कुछ भाग इसका मिलता है। तो यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको दोनों ही सही करना है, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। अगर रुद्रप्रयाग ऑप्शन में नहीं है तो आपको टिहरी माना जाएगा, क्योंकि टिहरी में सर्वाधिक विस्तार, अगर हम बात करें खतलिंग ग्लेशियर का कहाँ पे है, तो सर्वाधिक विस्तार दोस्तों इसका में से टिहरी गढ़वाल जनपद में ही हमें देखने को मिलता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। खतलिंग ग्लेशियर से कहाँ पड़ता है, हमारा मुख्यतः टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। और टिहरी के साथ साथ इसकी कुछ सीमा दोस्तों हमारी केदारनाथ के साथ में, रुद्रप्रयाग के साथ में भी मिलती है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग जिसे स्फटिक लिंग कहा जाता है दोस्तों, वो भी इसी खतलिंग हिमनद में स्थित है। और यह जो खतलिंग हिमनद है दोस्तों, यह जोगिन, स्फटिक पृष्ठवार, बार्त कौटर और कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नए कानून के अनुसार वन पंचायत में कुल कितनी सदस्य महिलाएं होंगी, ठीक है। वन पंचायत में कुल कितनी सदस्य महिलाएं होंगी, 6, 9, 4 या 5। तो नए कानून के अनुसार दोस्तों वन पंचायत में कुल महिला सदस्यों की संख्या होगी दोस्तों कितनी, 4, कितनी, 4। और वन पंचायत में महिलाओं को कितना % आरक्षण है, 50%। पंचायत की बात करें, भले ही हम ग्राम पंचायत की बात करें, कोई भी पंचायत या वन पंचायत की बात करें, महिलाओं को 50% का आरक्षण है। और ये 50% के आरक्षण की व्यवस्था कब से लागू हुई थी, 2008 से। मुख्यमंत्री कौन थे इस टाइम पे, भुवन चंद्र खंडूरी जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना किस वर्ष गठित की गई थी। तो कैंपा परियोजना गठित की गई थी दोस्तों आपकी कब, 2010-2011 में। तो कैंपा परियोजना की शुरुआत भी 2010-2011 से ही मानी जाती है, जो कि वानिकी कार्यों के संपादन हेतु गठित की गई परियोजना थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फूलों की घाटी सेकंड के नाम से प्रसिद्ध चिनाब घाटी चमोली के किस स्थान पर स्थित है। औली में, पैनखंडा में, जोशीमठ में या फिर मैखंडा में। तो फूलों की घाटी द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध चिनाब घाटी चमोली जनपद के पैनखंडा नामक स्थान पर स्थित है। पैनखंडा नामक स्थान पर स्थित है। और फूलों की घाटी, द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से चिनाब घाटी को जाना जाता है, ये भी कहाँ पे, चमोली में ही स्थित है। और फूलों की घाटी भी कहाँ है, चमोली में स्थित है। इसकी स्थापना फ्रैंक एच स्मिथ के द्वारा 1931 में की जाती है, ठीक है। पुष्पवती नदी भी फूलों की घाटी से होकर बहती है। और फूलों की घाटी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ कि फूलों की घाटी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1982 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 2005 में दोस्तों इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। और दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तीसरे प्रश्न करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गले में भी दर्द हो रहा है, कि शिवालिक और दून क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि हम 30-30 क्वेश्चन करके ऐसे ही शॉर्ट में निपटाते जाएं, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए करते जाएं, या फिर जो हम पहले से करते थे कि 10 प्रश्न पढ़ते थे और 10 प्रश्नों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते थे, उस टाइप से करते जाएं। वैसे दोस्तों 10-10 प्रश्नों के हिसाब से हमने काफ़ी सारे फैक्ट डिस्कस कर लिया, लगभग उत्तराखंड का 80 to 90% सिलेबस हमने कवर अप कर लिया है। तो अब आप लोग बताइएगा
कि आप किस प्रकार से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स की डेट आ गई है। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा चाहते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे उस कंडीशन में कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उत्तराखंड के ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, इससे भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बेसिक, नॉर्मल, सभी प्रकार के क्वेश्चन, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको इस प्रकार के सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और वहां से आप इस प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।